Hello everyone, welcome back to our channel IIP Institute. This is lecture number 4 of thermodynamics. थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में अपन ने स्टडी की थी। तो डिफरेंट टाइप प्रोसेस होती है, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस और साइक्लिक प्रोसेस। तो इन सब प्रोसेस की वहां पर अपन ने इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बारे में कैलकुलेशन किया था। ओके, तो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करते हैं कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल के बारे में। तो यहाँ पर अपन कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी और कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट अपने पास आता है कार्नोट। तो फर्स्ट अपने पास आता है गैस कार्नोट इंजन और कार्नोट साइकिल। तो कार्नोट इंजन को कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर जो प्रोसेस होती है वो टोटली रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, नॉट की रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कार्नोट इंजन की यही मेन क्वालिटी, इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन क्या करता है कि हीट को मैकेनिकल वर्क के अंदर चेंज कर देता है। ओके, लेकिन ये प्रैक्टिकल अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ से अपन इसकी जो एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी, एफिशिएंसी कि नीटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ये एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं होती है, अर्थात टोटली 100% एफिशिएंसी नहीं होती थी। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए सन 1824 में कार्नोट साइंटिस्ट आया था। तो उसने हीट इंजन का डेवलप किया था, जिसको जो एक थ्योरेटिकल हीट इंजन होता है। ओके, तो इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और इसकी जो एफिशिएंसी दी जाती है नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन T1। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, आगे इसका कैलकुलेशन कैसे होती है वो डेराइव करेंगे फॉर्मूला। तो नीटा बराबर 1 माइनस T2 अपॉन का T1। यहाँ से देखते हैं कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो सिर्फ इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। ओके, और वर्किंग सब्सटेंस वगैरह इनके ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो यहाँ से अपन देखते हैं जो T2 है, ओके, ये T2 है, ये सिंक का टेम्परेचर है। ओके, सिंक का टेम्परेचर जिसको TH के नाम से भी टी टीसी सॉरी टीसी कोल्ड टेम्परेचर होता है, तो टीसी के नाम से जाना जाता है। और T1 जो होता है वो होता है सोर्स का टेम्परेचर। ओके, सोर्स का टेम्परेचर होता है और इसको TH के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ से देखते हैं अगर सोर्स का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, इन्फिनिटी हो, और सिंक का टेम्परेचर क्या हो, 0, तो यहाँ से अपन देखते हैं जो एफिशिएंसी होती है नीटा बराबर वो 100% आती है। ओके, अतः यूनिटी यूनिटी। ओके, तो ये एफिशिएंसी होती है वो क्योंकि यूनिटी मिलती है। तो कार्नोट इंजन की यही एक मेन क्वालिटी है कि इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। ये सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। इसका जो स्कीमेटिक डायग्राम है वो ये होता है, इसका ये होता है, इसका सिलेंडर होता है, वो सोर्स होता है और इंसुलेटिंग स्टैंड होता है और सिंक होता है। तो सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं सिलेंडर के बारे में। ओके, तो सिलेंडर क्या होता है, तो देखो ये होता है सिलेंडर, इसकी जो साइड की जो वॉल होती है, ये वॉल जो होती है साइड की जो वॉल होती है ये होती है नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है। ओके, अर्थात यहाँ से हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, हीट की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। बाकी नीचे वाली जो सरफेस होती है ये होती है इसका बेस होता है। ओके, ये होता है इसका बेस होता है। और ये वाली जो वॉल होती है ये होती है कंडक्टिंग वॉल होती है। अर्थात यहाँ से अपन क्या करते हैं, हीट का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, यहाँ से हीट का एक्सचेंज होता है। तो ये होता है सिलेंडर। ओके, तो ये सिलेंडर विद परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल, साइड की जो वॉल होती है वो क्या होती है, नॉन कंडक्टिंग होती है। और इसका बेस जो होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। ओके, तो सेकंड तो अपने पास आता है सोर्स। ओके, तो ये सोर्स होता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है, T1 होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है। ओके, इसको TH के नाम से भी जाना जाता है, हाई टेम्परेचर होता है। इसकी जो साइड की जो तीनों वॉल्स होती है, ओके, साइड की जो तीनों वॉल्स है, ए वाली वॉल और ये वाली वॉल और ये वाली वॉल, ये तीनों जो वॉल होती है वो होती है नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है। और ऊपर वाली जो वॉल होती है ये होती है बेस होता है। ओके, ये होता है बेस होता है। और इसकी जो ये वाली जो वॉल होती है वो होती है कंडक्टिंग वॉल होती है। ओके, अर्थात यहाँ से अपन टेम्परेचर, अर्थात यहाँ से हीट का एक्सचेंज हो जाता है। ओके, इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, बहुत ज्यादा होती है, लार्ज नंबर होती है, इन्फिनिटी होती है, जिसकी वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है सोर्स का वो क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है। ओके, थर्ड जो अपने पास आता है वो होता है सिंक होता है। तो सिंक की भी इस साइड की जो तीनों वॉल होती है, ये तीनों जो वॉल होती है, ये तीनों वॉल होती है नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है। बाकी इसका जो बेस होता है वो क्या होता है, कंडक्टिंग वॉल होता है, यहाँ से हीट का एक्सचेंज हो जाता है। इसकी भी जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, अर्थात इसका टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट बना रहता है। ओके, इसको
इसका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत मिनिमम होता है, टी कोल्ड होता है, सिंक का टेम्परेचर होता है बहुत मिनिमम होता है, जिसको टीसी के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और थर्ड जो अपने पास आता है फोर्थ, इंसुलेटिंग स्टैंड। तो इंसुलेटिंग स्टैंड की चारों तरफ की जो वाल होती है, ओके, साइड की जो चारों वाल है, फर्स्ट वॉल, सेकेंड वॉल और थर्ड वॉल और फोर्थ वॉल, ये चारों जो वॉल होती है इसकी नॉन कंडक्टिंग वॉल होती है, अर्थात किसी भी साइड से हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाता है, अर्थात हीट टोटली क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो हीट के अंदर एक्सचेंज की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, अर्थात एडियाबोटिक प्रोसेस होती है यहाँ पर। ओके, एडियाबोटिक प्रोसेस होती है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि अपन जो सिलेंडर होता है, ओके, इस सिलेंडर को बारी बारी से, जो ये वाला जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर को बारी बारी से पहले सोर्स के ऊपर रखते हैं, फिर इसको वापस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं, फिर वापस इसको सिंक के ऊपर रखते हैं, और फिर वापस इसको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं। तो यहाँ पर 4 प्रोसेस होती है। तो सबसे पहली कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि जो सिलेंडर होता है, इस सिलेंडर को अपन सोर्स के ऊपर रखते हैं फर्स्ट प्रोसेस के अंदर। ओके, क्योंकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ से आइसोथर्मल प्रोसेस आती है। दूसरी प्रोसेस के अंदर अपन क्या करते हैं कि इस सिलेंडर को वापस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं। तो चूंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो ये एडियाबोटिक प्रोसेस होती है। तीसरा केस के अंदर वापस हम इसको क्या करते हैं, सिंक के ऊपर रखते हैं। तो चूंकि इसका जो टेम्परेचर फिर कांस्टेंट है, तो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस आती है। और फोर्थ प्रोसेस के अंदर फिर वापस इसको सिंक से रिमूव करके और वापस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं। तो यहाँ से फिर एडियाबोटिक प्रोसेस आती है। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 4 प्रोसेस होती है। इसका थोड़ा एक्सप्लेन और पढ़ते हैं आगे। तो कार्नोट साइकिल 4 प्रोसेस होती है। तो कार्नोट साइकिल देखते हैं अपन। ओके, तो इस कार्नोट इंजन को कार्नोट साइकिल होती है। कार्नोट साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी एक प्रोसेस होती है, उसकी जो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होती है और डिफरेंट टाइप प्रोसेस से होते हुए वापस पूरी इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाती है। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है वो होती है साइक्लिक प्रोसेस। और कार्नोट इंजन इस प्रोसेस का फॉलो करता था, जिसके अंदर जो 4 प्रोसेस होती है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबोटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबोटिक कंप्रेशन। ये जो चारों प्रोसेस होती है, ये चारों प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस के अंदर होती है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। ओके, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, तो वापस इनिशियल स्टेट के अंदर आ जाती है। ओके, तो ये कार्नोट साइकिल, इसलिए हीट इंजन को कार्नोट साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो सबसे फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो देखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन के अंदर क्या होता है, जैसे कि सिलेंडर होता है अपना, ओके, ये वाला सिलेंडर होता है। तो इस सिलेंडर को अपन क्या करते हैं, सबसे पहले सोर्स के ऊपर रखते हैं। ओके, सोर्स के ऊपर अपने रख दिया। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ से इसका जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, अर्थात इस पिस्टन को ऊपर की साइड क्या करते हैं, हटाते हैं। ओके, जैसे इसका प्रेशर क्या करते हैं, हम डिक्रीज करते हैं, इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि प्रेशर इसका डिक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली 1 अपॉन का V से। ओके, PV बराबर nRT से। तो प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी तो वॉल्यूम ऑब्वियसली क्या होगा, इसका इंक्रीज होगा। तो जैसे वॉल्यूम के अंदर चेंज होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन सोर्स अपन बात करें, इसका टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है, जो कि क्या करते हैं, इस टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखता है हमेशा। और सिंस यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो प्रोसेस जो अपनी होती है वो होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके, तो सेकंड जो प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर इसका वर्क डन निकालते हैं। तो देखो आइसोथर्मल के लिए इसका वर्क डन होते हैं। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी के अंदर जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज देखते हैं। तो डेल्टा यू बराबर क्या होता है, F/2 NR इंटू डेल्टा टी। लेकिन देखते हैं कि डेल्टा टी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो है, तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, अर्थात यू इनिशियल बराबर यू फाइनल। हम कह सकते हैं कि एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। अतः इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस का डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पर देखते हैं कि डेल्टा यू की वैल्यू तो क्या है, जीरो है, तो यहाँ से डेल्टा क्यू बराबर का डेल्टा डब्ल्यू। अर्थात आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए सिस्टम को जितनी भी हीट दी जा रही है वो टोटल हीट इसके वर्क डन के अंदर चेंज हो जाती है। तो यहाँ से इसका वर्क डन देखते हैं। तो वर्क डन इसका कितना होगा, तो डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन पी इंटू डीवी। तो पीवी बराबर क्या है, एनआरटी। स्टैटिक इक्वेशन से देखते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, पी बराबर एन आर टी अपॉन का
V, क्योंकि प्रेस, ओके। तो W बराबर इंटीग्रेशन, अगर वॉल्यूम इसका V1 से V2 तक चेंज हो रहा है तो P की वैल्यू क्या है, nRT अपॉन का V इंटू dV, क्योंकि nRT एक है कांस्टेंट है, और तो फर्स्ट प्रोसेस ले रहे हैं अपन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, तो फर्स्ट प्रोसेस के लिए टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, T1 है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन तो W बराबर n कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T1 इसका कांस्टेंट है, 1 अपॉन का V इंटू डेल्टा V, इसका इंटीग्रेशन होगा कि ln V2 by V1। ये हमारे पास आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए वर्गीकरण आते हैं, ओके। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सेकंड प्रोसेस अपन देखते हैं एडियाबोटिक एक्सपेंशन। तो देखो एडियाबोटिक एक्सपेंशन में क्या होता है कि अब सिलेंडर को अपन क्या करते हैं कि प्रोसेस के अंदर अपन ने सोच के ऊपर रखा था, अब सोच से अपने सिलेंडर को यहाँ से क्या होता है रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने के पश्चात उसको क्या करते हैं इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रखते हैं, ओके। अब देखते हैं यहाँ पर चूंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक क्या है नॉन कंडक्टिंग वॉल है, तो यहाँ से हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा था, क्यू की वैल्यू क्या है कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा क्यू के अंदर चेंज भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पिस्टन को अपन क्या करते हैं, अतः प्रेशर की वैल्यू क्या होती है इंक्रीज, प्रेशर को क्या करते हैं डिक्रीज करते हैं, तो वॉल्यूम की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन ये हीट का बिल्कुल एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, ओके, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो अपन ने एडियाबोटिक कंप्रेशन एक्सपेंशन के लिए वर्कडन निकाला था प्रीवियस लेक्चर में कि W2 बराबर NR गामा -1, क्योंकि एक एडियाबोटिक प्रोसेस के लिए जो वर्कडन होता है वो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर का क्या है T2 है, ओके। तो इक्वेशन नंबर सेकंड। तो थर्ड प्रोसेस अपने पास आती है आइसोथर्मल कंप्रेशन, ओके। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन के अंदर अपन देखते हैं कि पहले सेकंड प्रोसेस के अपन इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर अपने सिलेंडर को रखा था, अब यहाँ से अपन क्या करते हैं सिलेंडर को रिमूव करते हैं, ओके, और रिमूव करने के बाद इसको क्या करते हैं सिंक के ऊपर रखते हैं, ओके। अब क्या करते हैं प्रेशर की वैल्यू क्या करते हैं यहाँ से इंक्रीज करते हैं, जैसे ही प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यहाँ से वॉल्यूम प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है सॉरी, ओके, प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या होगा डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब होगा कंप्रेशन हो रहा है, ओके, कंप्रेशन हो रहा है, लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज होगा, लेकिन ये सिंक जो होता है इस टेम्परेचर को क्या करता है कांस्टेंट बनाए रखता है, क्योंकि इसकी जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या है इनफाइनाइट है, जो टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखता है, ओके। तो यहाँ से अपने पास कंप्रेशन होता है, तो इसके अंदर जो वर्क डन होता है, अगर ये वर्क डन W3 हो तो W3 बराबर NR, टेम्परेचर यहाँ पे इसका क्या है T2 है, और ln V4 अपॉन का V3, ओके, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम, ओके। इक्वेशन नंबर 3। फोर्थ प्रोसेस अपने पास आती है एडियाबोटिक कंप्रेशन, ओके। अब क्या करते हैं वापस सिंक से, फोर्थ प्रोसेस के अंदर सिंक से वापस हम इसको करते हैं सिलेंडर को रिमूव करते हैं और वापस इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देते हैं, क्योंकि एडियाबोटिक वॉल है हीट का एक्सचेंज फिर नहीं हो पाएगा, इसका मतलब एडियाबोटिक प्रोसेस हो रही है। अब क्या करते हैं कि प्रेशर को वापस क्या करते हैं बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम इसका क्या होगा डिक्रीज होगा अर्थात कंप्रेशन हो रहा है, ओके। तो इस कंडीशन के दौरान वर्क डन होगा W4, ओके, W4 कह सकते हैं इसको, तो W4 बराबर NR अपॉन का गामा -1, इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर इसका क्या है T2 है, और फाइनल टेम्परेचर का क्या हो जाएगा T1 होगा, इक्वेशन नंबर 4, ओके। अब इसका टोटली वर्क डन निकालते हैं, तो टोटल वर्क डन इसका कितना हो जाएगा W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ओके। तो यहाँ से देखते हैं कि W बराबर W1 की वैल्यू क्या है NR T1 ln V1 सॉरी V2 by V1 प्लस NR अपॉन गामा -1 T1 माइनस T2 प्लस NR T2 ln V4 by V3 प्लस NR अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1, ओके। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इसकी जो सेकंड टर्म और फोर्थ जो टर्म होती है, यहाँ से देखते हैं कि इसका नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, ओके, नेगेटिव साइन यहाँ से कॉमन ले ली जाए, तो ए वाली नेगेटिव और ए वाली जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ओके। तो यहाँ से ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो देन वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी NR T1 ln V2 by V1 प्लस NR T2 ln V4 by V3, ओके। यहाँ से अपन को इसको एक जनरल फॉर्म लिखते हैं कि W बराबर NR T1 ln
V2 बाई V1 प्लस nRT2 ln। अब यहाँ क्या करते हैं कि V3 उसको अपन में एक्सचेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा कि V3 बाई V4, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो इम्प्लाइज डेट W बराबर nRT1 ln V2 बाई V1 माइनस nRT2 ln V3 बाई V4। ओके, इसको इक्वेशन 5 कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो वर्क डन W बराबर nRT1 ln V2 बाई V1 माइनस nRT2 ln V4 बाई V3 अर्थात तो टोटल जो वर्क डन होती है ओनली आइसोथर्मल प्रोसेस की वजह से आता है। एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से इसका जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन कैलकुलेट करेंगे इसका V2 और V1 और W3 और W4 के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो कार्नोट इंजन के कार्नोट साइकिल डायग्राम से अपन देखते हैं इसकी जो दो प्रोसेस है, BC प्रोसेस और D और A प्रोसेस। ये दोनों जो प्रोसेस होती है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। ओके, तो और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अपने एक स्टेट इक्वेशन पढ़ी थी कि TV गामा -1 इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओके, तो सबसे पहले अपन BC प्रोसेस के लिए देखते हैं। तो BC प्रोसेस, तो BC प्रोसेस के लिए अपन देखते हैं कि इसका जो वॉल्यूम क्या है, यहाँ पर V2 है जिसका टेम्परेचर क्या है, T1 है, और C पॉइंट के लिए देखते हैं कि वॉल्यूम इसका V3 और टेम्परेचर क्या है, T2 है। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि T1 V2 गामा -1 बराबर T2 V3 गामा -1। ओके, तो यहाँ से इसको सिंपल फॉर्म देखते हैं। तो T2 बाई T1 की जो वैल्यू होगी, ओके, T2 बाई T1 की जो वैल्यू होगी वो क्या जाएगा, V2 बाई V3 की पावर गामा -1। ओके, इसको इक्वेशन 6 कह सकते हैं। ओके, इसी प्रकार एडी प्रोसेस के लिए देखते हैं। ओके, तो एडी प्रोसेस के लिए अपन देखते हैं टीवी गामा -1 बराबर कांस्टेंट से। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि T1 V1 गामा -1 ये बराबर T2 V4 गामा -1। तो यहाँ से T2 बाई T1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, V1 बाई V4, V1 बाई V4 की पावर गामा -1, इक्वेशन नंबर 7। अब देखो इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8, यहाँ से T2 अपन T1 की वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, इससे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं T2 अपन T1 की वैल्यू क्या है, V2 बाई V3 और T2 और T2 बाई T1 यहाँ पर V1 बाई V4। ओके, तो यहाँ पर दोनों इक्वेशन सेम होगी, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं तो V2 बाई V4 की पावर गामा -1 ये बराबर V1 बाई V4, सॉरी ये 3 है। ओके, पावर गामा -1। ओके, तो गामा -1 से गामा -1 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको और सिंपल फॉर्म में अपन डेराइव करते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी देखो V3 बाई V4 बराबर V2 बाई V1। ओके, तो ये रिलेशन अपने पास आता है, इस रिलेशन का यूज करके अपन वर्क डन निकालते हैं, तो इसको इक्वेशन 8 कह सकते हैं। ओके, तो देन वर्क डन क्या हो जाएगा, तो वर्क डन बराबर nRT1 ln V2 बाई V1 माइनस nRT2 ln V3 बाई V4। ओके, क्योंकि V3 बाई V4 इसलिए इसे अपने कैलकुलेट किया कि V3 बाई V4 इसकी वैल्यू क्या है, V2 बाई V1 है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं तो W बराबर nRT1 ln V2 बाई V1 माइनस nRT2 ln V2 बाई V1। ओके, तो W बराबर nR यहाँ से अपन कॉमन लेते हैं और ln V2 बाई V1 में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से T1 माइनस का T2। ओके, तो W टोटली जो वर्क डन आया वो कितना है अपने पास, nR T1 माइनस का T2 ln V2 बाई V1। ओके, तो एक कार्नोट इंजन के लिए, कार्नोट साइकिल प्रोसेस के लिए टोटली जो वर्क डन आता है वो W बराबर nR T1 माइनस का T2 ln V2 अपन का V1। अर्थात जो वर्क डन होता है वो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम। ओके, इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ओके, तो आगे अपन इसकी कैलकुलेशन करते हैं एफिशिएंसी। ओके, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, तो इसकी एफिशिएंसी देखते हैं। तो एफिशिएंसी क्या होती है कि नीटा बराबर टोटली जो वर्क डन होती है, कितना वर्क डन हो रहा है। ओके, हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, तो टोटल वर्क डन अपॉन कितनी वो हीट ऑब्जर्व कर रहे हैं किस सोर्स से,
तो Q1। ओके, इसके रेशियो के बराबर होती है हीट एफिशिएंसी। तो नीटा बराबर का एफिशिएंसी वर्क डन अपने निकाला था पिछले लेक्चर में कि NR T1 माइनस का T2 ln V2 by V1। ओके, अपॉन Q1 अपने निकाला कि NR T1 ln V2 by V1। यहाँ देखते हैं कि W1 बराबर है Q1 के बराबर। ओके, तो यहाँ से देखो इससे वैल्यू कैंसिल हो गई, NR से NR कैंसिल हो गया। ओके, तो एफिशिएंसी नीटा बराबर का T1 माइनस का T2 by T1। ओके, इम्प्लाइज दैट 1 माइनस T2 by T1। तो यहाँ से देखते हैं एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस T2 by T1। ओके, तो ये कार्नोट इंजन की ये एफिशिएंसी होती है जो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। ओके, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नीटा बराबर 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट, क्योंकि जो सोर्स का जो टेम्परेचर T1 है जो हॉट है, और सिंक का जो टेम्परेचर T2 है वो क्या है, कोल्ड है। तो इसको नीटा बराबर 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच के अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखते हैं एफिशिएंसी होती है उसको एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो की फॉर्म निकालते हैं। यहाँ था रो की फॉर्म में ये वाला जो रो होता है वो होता है एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो होता है। ओके, इस फॉर्म में अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो की वैल्यू होती है वो होती है V2 by V3 बराबर V1 by V4, ये बराबर 1 अपन का रो के इक्वल होता है, अर्थात ये एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो होता है। तो अपन ने कैलकुलेट किया था कि V2 by V3 की पावर गामा माइनस 1 बराबर क्या है, T2 by T1। ओके, तो यहाँ से देख सकते हैं कि V2 by V3 की वैल्यू क्या है, 1 ओपन का रो है, तो इसको लिख सकते हैं कि 1 ओपन का रो गामा माइनस 1 बराबर क्या हो गया, T2 by T1 हो, इक्वेशन नंबर। उसके बाद में अपन देखते हैं कि एफिशिएंसी नीटा बराबर 1 माइनस T2 by T1। ओके, क्योंकि T2 by T1 की वैल्यू क्या है, 1 ओपन करो गामा माइनस 1, तो नीटा बराबर 1 माइनस 1 ओपन करो की पावर गामा माइनस 1। ओके, तो ये होती है एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशियो, और ये होती है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इन टर्म ऑफ द टेम्परेचर। ओके, तो ये अपने पास एफिशिएंसी होती है। ओके, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि जो अपने एफिशिएंसी निकाली है उसका रिजल्ट। तो यहाँ से देखते हैं कि एफिशिएंसी जो होती है, ओके, तो यहाँ पर नीटा बराबर 1 माइनस T2 by T1। ओके, तो नीटा अर्थात एफिशिएंसी होती है वो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर पर ही डिपेंड कर रही है। ओके, ओके, वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से देखते हैं अगर T1 की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो, और T2 की वैल्यू क्या हो, 0, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि एफिशिएंसी की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 100% होगी। ओके, तो अतः एफिशिएंसी ऑफ द रिवर्सिबल कार्नोट इंजन डिपेंड अपॉन ओनली टू टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। ओके, नॉट डिपेंड ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो सेकंड अपन देखते हैं अगर T1 की वैल्यू क्या हो, इन्फिनिटी हो, और T2 की वैल्यू क्या हो, 0, तो एफिशिएंसी क्या निकलती है अपने पास, 100% आती है। अतः एफिशिएंसी 100% होगी कौन सी कंडीशन पर, जब T2 की वैल्यू 0, T1 की वैल्यू क्या हो, इनफाइनाइट हो। लेकिन इस प्रकार का हीट इंजन कोई भी पॉसिबल नहीं है। ओके, तो थर्ड इसका पॉइंट देखते हैं अपन, कार्नोट इंजन के लिए एफिशिएंसी क्या होती है, 1 माइनस T2 by T1। ओके, दूसरा अपने हीट इंजन के लिए अपने एफिशिएंसी कैलकुलेट की थी 1 माइनस Q2 by Q1। तो यहाँ पर दोनों एफिशिएंसी क्या सेम है, तो यहाँ से एक रिलेशन अपने पास आता है कि T2 by T1 ये बराबर होता है Q2 by Q1। ओके, फोर्थ इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेम्परेचर कभी भी इसका नेगेटिव नहीं होता है। सपोज टेम्परेचर नेगेटिव है, इफ टेम्परेचर इज नेगेटिव, ओके, इसका टेम्परेचर नेगेटिव रहा, अगर T2 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि नीटा बराबर का 1 माइनस, ओके, माइनस का T2 by T1, तो नीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस T2 by T1। अतः नीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, अतः एफिशिएंसी बहुत ज्यादा आ रही है, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल फॉर नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव टेम्परेचर यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सेकंड जो अपने पास आता है वो आता है रेफ्रिजरेटर अथवा हीट पंप। ओके, तो ये क्या करता है कि जो कार्नोट इंजन होता है उसका जस्ट
अपोजिट कार्य करते हैं, जस्ट उल्टा काम करता है। ओके, तो यहाँ पे इसका जो वर्क डन होता है W बराबर, यहाँ से सीधा अपन फॉर्मूला निकालते हैं, तो W बराबर Q1 माइनस का Q2। ओके, ये सीधे फॉर्मूले याद रखने अपन को। तो इसका जो वर्क डन होता है W बराबर Q1 माइनस का Q2। ओके, तो Q1 बराबर हो जाएगा W प्लस Q2। ओके, तो यहाँ से इसका कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस W बराबर यहाँ पर होता है Q2 अपन का W। ओके, Q2 अपन का W, तो यहाँ पर Q2 की जो वैल्यू है वो क्या है, Q2 है, और W की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस का Q2। ओके, तो ये होता है अपने पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ से सीधा फॉर्मूला अपन को याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड सीधा क्वेश्चन आता है, तो इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो W बराबर इसको अपने इस फॉर्मूला में लिखते हैं कि Q1, ओके, Q1 बाई Q2 माइनस 1। ओके, इसको इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं कि W बराबर Q1 अपॉन Q2 की वैल्यू क्या है, T1 बाई T2, तो T1 बाई T2 माइनस का 1, और क्योंकि T1 माइनस का T2 अपॉन T1 की वैल्यू क्या है, नीटा है। ओके, तो इसको इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं नीटा माइनस 1 अपॉन का नीटा। ओके, तो W बीटा बराबर नीटा माइनस 1 अपॉन का नीटा। ओके, तो ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। ओके, तो यहाँ से आगे इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन निकालते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास आती है, a Carnot engine having efficiency of 1 by 10 of heat engine is used as a refrigerator. If the work done on the system is 10 joule, the amount of the energy observed from the reversible at lowest temperature is। अर्थात यहाँ पर अपन को Q2 की वैल्यू पूछ रहा है। ओके, ये एनर्जी ऑफ ऑब्जर्व्ड एनर्जी पूछ रहा है। ओके, Q2 की वैल्यू यहाँ पर अपन को कैलकुलेट करनी है। इसने दिया है कि एफिशिएंसी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/10 दिया है। सेकंड इसने दिया है वर्क डन, वर्क डन की वैल्यू कितनी है, 10 जूल है। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से अपन देखते हैं कि बीटा बराबर क्या हो जाएगा कि 1 माइनस का नीटा अपॉन नीटा। ओके, तो इसको 1 अपॉन का नीटा माइनस 1, तो इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन का इसकी वैल्यू क्या है, 1 माइनस 10 माइनस का 1। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा 10 माइनस 1 इम्प्लाइज दैट 9। ओके, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और क्योंकि हम जानते हैं कि बीटा बराबर क्या है, Q2 अपॉन का W, तो Q2 बराबर का बीटा इंटू W। ओके, तो बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 9 हो, और W की वैल्यू कितनी है, वर्क डन 10 है, तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गया, 90 जूल। अगर ऑब्जर्व जो हीट होती है वो 90 जूल, तो इसका ऑप्शन बी अपने पास करेक्ट है। ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम अपन देखते हैं कि हीट एक्सेप्टेड फ्रॉम द सोर्स बाय ए हीट इंजन इज 500 जूल, इफ द एफिशिएंसी इज 20%, हाउ मच इज द वर्क डन, कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ से देखते हैं अपन Q1 की जो वैल्यू है, एक्सेप्टेड हीट इसने दिया हुआ है। ओके, एक्सेप्टेड हीट इसने दिया हुआ है, तो Q1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 500 जूल है, और साथ ही इसने एफिशिएंसी कितनी दी है, 20%, तो एफिशिएंसी कितनी है, 20%, तो नीटा बराबर 20/100, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/5। ओके, तो यहाँ से फॉर्मूला देखते हैं, नीटा बराबर क्या है, 1 माइनस का Q2/Q1। नीटा की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1/5 बराबर 1 माइनस Q2 की वैल्यू अपन कैलकुलेट करनी है, और बाई Q1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 500 जूल आ गई। ओके, तो यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं, तो सोल्व करने के बाद Q2 की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो Q2 की जो वैल्यू आएगी वो 100 जूल आएगी। ओके, तो 100 जूल, तो ऑप्शन ये अपना करेक्ट है। ओके, तो थर्ड प्रॉब्लम इसकी ये आती है, द टेम्परेचर ऑफ सिंक ऑफ कार्नोट इंजन इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एफिशिएंसी 25%। ओके, तो यहाँ से इसने देखा है कि T1 T2 की जो वैल्यू है सिंक का टेम्परेचर। ओके, तो सिंक का टेम्परेचर अपने पास क्या है, T2 है, तो T2 की वैल्यू क्या है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 प्लस 273 बराबर 300 केल्विन। ओके, एफिशिएंसी इसकी कितनी है, 25%। ओके, तो 25/100, इसकी वैल्यू कितनी है, 1/4। ओके, तो यहाँ से अपन क्या निकालना है, इसका T1 निकालना है। ओके, तो अपन देखते हैं कि एफिशिएंसी बराबर क्या है, 1 माइनस का T2/T1। ओके, तो 1/4 बराबर 1 माइनस का T2 की वैल्यू कितनी है, 300 केल्विन। ओके, बाई T1, तो इसको सोल्व करते हैं, तो T1 की जो वैल्यू आएगी अपने पास वो आएगी 400 केल्विन, 400 केल्विन, तो इसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के पश्चात इसकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 127 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये अपनी 3 प्रॉब्लम सोल्व होगी
तो अगर कोई प्रॉब्लम और हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। इसकी नोट्स की पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। थैंक यू। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी-जल्दी पहुँच सके। थैंक यू गाइस। थैंक यू सो वेरी मच।